हेलो दोस्तों, इन दिस क्लास वी विल डिस्कस आईएएस मेंस जीएस 2। दोस्तों, जैसा कि आपको पता कि 22 अगस्त को आईएएस मेंस शुरू हो रहा है और हम आईएएस मेंस जीएस 2 और जीएस 3 की एक श्रृंखला चला रहे हैं। और आपको ये भी पता है कि खासकर जीएस 3 में पिछले 2 या 3 साल से ज़्यादा मार्क्स नहीं आ रहे, लेकिन हमारे कई विद्यार्थी हैं जिन्होंने 120 130 प्लस मार्क्स लिए हैं। 120 और 130 प्लस मार्क्स लेना न केवल जीएस 3 में, जीएस 2 में भी एक चैलेंज है। क्योंकि यदि मैंने पहले बताया है, जीएस 2 में आप मैक्सिमम मार्क्स कैसे लिखते हो, मैंने बताया था यदि आपके पास अच्छा फैक्ट या डेटा है, लाइक कोई नीति आयोग की रिपोर्ट है, कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, या कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, मान लो 17 गोल्स है, या कोई भी वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, या कोई इंडेक्स है, उसका कोई डेटा है, बजट है, सर्वे है, उससे रिलेटेड कोई डेटा फैक्ट है, तो आप भी जीएस 2 में मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हो। लेट अस स्टार्ट मॉडल क्वेश्चन 4। जैसे कि मैंने पहले बताया, कहता कि द क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, कहता है कि जो इंडियन डेमोक्रेसी की क्रेडिबिलिटी है, मीन्स विश्वसनीयता है, डिपेंड्स ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन। कहता है कि भारत में जो डेमोक्रेसी है उसकी क्रेडिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंसी पर डिपेंड करती है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड यूपीएससी लगभग हर साल क्वेश्चन पूछती है। जैसे जुडिशरी से एक क्वेश्चन आता है, ऐसे ही इलेक्शन कमीशन है, फंडामेंटल राइट है, यहाँ से यूपीएससी जरूर, जैसे पंचायत है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट है, रूरल लोकल गवर्नमेंट है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन है, यहाँ से यूपीएससी 100% क्वेश्चन पूछती है। तो क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या डिमांड कर रहा है? पहला जो लाइन है क्वेश्चन की, उसमें कह रहा कि एग्जामिनर कि भारत में जो डेमोक्रेसी है उसकी विश्वसनीयता डिपेंड करती है इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंसी पर। क्योंकि आपको पता है, जब इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र बॉडी होगी, एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी, तो वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएगा। वो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी प्रेशर के वो इलेक्शन करवाएगा। देखिए, अगर कोई इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन आता है, मान लो जनरल, एक तो आपने जो इंट्रोडक्शन है उसमें क्या लिखना है। जैसे सबसे पहले आप लिखना, इलेक्शन कमीशन इज एन इंडिपेंडेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 3 to 4, 3 to 4 to 3 to 9 और पार्ट 15। आर्टिकल 3 to 4 एंड पार्ट 15 के अधीन इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट, एक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसका एस्टेब्लिशमेंट ऑन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। 25 जनवरी 1950 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। क्योंकि 25 जनवरी को आपको पता है कि 2011 से नेशनल वोटर डे मनाया जाता है। 25 जनवरी को हर साल नेशनल वोटर डे कब से मनाया जाता है? 2011 से। तो आपने कोई भी मान लो जीएस 2 से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो इंट्रोडक्शन है, क्योंकि मैंने पहले बताया है इंट्रोडक्शन की शुरुआत हम करंट डेटा या फैक्ट से कर सकते हैं। हम वो संस्था, वो इंस्टीट्यूशन का गठन कब हुआ, वो संस्था स्टैट्यूटरी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वहां से भी शुरू कर सकते हो आप। अगर उससे रिलेटेड कोई अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो उसे भी शुरुआत कर सकते हो। तो इंट्रोडक्शन में आपने याद रखना
कोई भी GS2 से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इंट्रोडक्शन में अमेंडमेंट कोई भी उससे रिलेटेड, जैसे मान लो पंचायत है फॉर एग्जांपल, ये इलेक्शन कमीशन लो जो हम पढ़ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में मान लो जैसा जो क्वेश्चन पूछा है उससे रिलेटेड कोई अमेंडमेंट हुआ है, उससे रिलेटेड कोई आर्टिकल है, जैसे इसे उससे रिलेटेड कोई पार्ट है, जैसे मैंने इसमें पार्ट 15 बता, उसको अंडरलाइन कर दो, आर्टिकल और कब बना। फिर आपने इंट्रोडक्शन में लिखना कि इलेक्शन कमीशन का जो काम है तो कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। और जैसा कि आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन कंडक्ट करवाता है वो प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद के, क्योंकि जो लोकल गवर्नमेंट के चुनाव हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो आपने इस इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि पार्ट उससे रिलेटेड कोई आर्टिकल, वो चीज, वो इंस्टीट्यूशन कब बना। इंट्रोडक्शन में ये भी लिखना है इस क्वेश्चन में कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा क्रेडिबिलिटी, कि देश की जो क्रेडिबिलिटी है वो इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंसी पे डिपेंड करता है। क्योंकि अभी 2023 में सुप्रीम कोर्ट में केस आया अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस कब आया? 2023 में। ये किससे रिलेटेड था? ये रिलेटेड था अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड। आपको पता है कि 1950 में जब इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ, एट द टाइम देयर वाज ओनली चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक ही पोस्ट होती थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उसके बाद 1989 में जब वीपी सिंह गवर्नमेंट आई तो 2 पोस्ट इंक्रीज कर दी, अदर 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, तो 1+2 तो 3 पोस्ट होगी। 1990 में 1990 में चंद्रशेखर सरकार के टाइम तो अदर 2 पोस्ट ऐड की गई थी 89 में, क्योंकि 89 में आपको पता है 61 अमेंडमेंट के तहत तो कॉन्स्टिट्यूशन में 61 अमेंडमेंट किया था, वोटर एज 21 से 18 कर दी थी, तो उसी टाइम 2 पोस्ट जोड़ी थी। 90 में 80 शुरू में 1950 में क्या था? ओनली चीफ इलेक्शन कमिश्नर। 1989 में 2 ऐड कर दी, 90 में फिर उसको रिमूव कर दिया, और 93 में जब नरसिम्हा राव वाज आर प्राइम मिनिस्टर उस टाइम फिर इसको ऐड कर दिया। तो सिंस 1983 एट प्रेजेंट इन इंडिया 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स आर वर्किंग इन इंडिया। अब देखो अनूप सिंह बरनवाल, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक पार्लियामेंट रिगार्डिंग टू द अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर्स, जब तक कोई एक्ट नहीं बनाती तब तक एक एक कमेटी होनी चाहिए जो प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेगी, और प्रेसिडेंट उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट, उसको अपॉइंटमेंट लेटर देगा। इसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? एक पीएम, एक लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, और थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्योंकि बहुत लंबे समय से सरकारों पर, जितनी भी सरकार रही, चाहे देश में जनता गवर्नमेंट रही हो, चाहे देश में कांग्रेस सरकार रही हो, चाहे देश में एनडीए गवर्नमेंट रही हो, हर सरकार पर ये दोष लगता रहा है कि इलेक्शन कमीशन जनरली, क्योंकि जिसकी भी रूलिंग गवर्नमेंट होती है, जो भी रूलिंग गवर्नमेंट में होता है वही
अपना एक पॉलिटिकल या अपना किसी निजी व्यक्ति को ही सरकार क्या बनाती है, इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसलिए इंडिया में डिफरेंट एनजीओ, डिफरेंट थिंकर्स ये सोचते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर यदि इंडिपेंडेंट हैं, बिना किसी भेदभाव के अगर वो काम करेंगे तो इससे लोगों का क्या होगा, ट्रस्ट बढ़ेगा डेमोक्रेसी में। क्योंकि भारत, इंडिया आज दुनिया का एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक कंट्री है पूरी दुनिया में। क्योंकि अगर मान लो इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगा तो न केवल इंडिया में जो आम जनता है उसका ट्रस्ट बढ़ेगा डेमोक्रेसी में, बल्कि दुनिया के देशों में भी एक अच्छा मैसेज जाएगा कि भारत में जो इलेक्शन कमीशन है वो फ्री एंड फेयर, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवा रहा है। और इससे क्या होगा, हमारी जो डेमोक्रेसी है उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। तो इसलिए फिर सरकार ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब तक, लेकिन सरकार ने 91 एक्ट को रिप्लेस करके 2023 का एक इलेक्शन कमीशन एक्ट आया, जिसमें अपॉइंटमेंट, टेन्योर, सर्विसेज की जिक्र है इलेक्शन कमीशन का। और इसमें सरकार ने क्या कहा कि जो सिलेक्ट कमेटी होगी इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, उसमें एक पीएम होगा, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, लेकिन सीजीआई की जगह सरकार ने एनी मिनिस्टर, किसी मिनिस्टर की बात करी जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा। लेकिन अगर इस मेथड की बात करा जो सरकार ने बनाया है, इसमें क्लियर कट मेजोरिटी किसकी है, सरकार की, जो रूलिंग गवर्नमेंट है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और कोई मिनिस्टर वो सरकार की तरफ से है, तो जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उसका कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, मेजोरिटी सरकार की है। और यदि मान लो जो सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया था पार्लियामेंट सरकार को कि उसमें एक होना चाहिए क्या, प्राइम मिनिस्टर, एक होना चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन और एक सीजीआई, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीजीआई की जगह जो सेलेक्ट किया है कोई मिनिस्टर लिया है। इसलिए लंबे समय तक इस पर बहुत बहस होती आ रही है कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट नहीं है। इलेक्शन कमीशन, ये सत्य है, जितने भी आज तक फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन सुकुमार सेन था और अब तक कोई भी है, चाहे चीफ है चाहे अदर है, जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है वही अपने हिसाब से अपनी जो उसकी तरफदारी करता है उसी को ही चीफ और अदर इलेक्शन कमिश्नर को के तौर पर सेलेक्ट करती है, और वही नाम प्रेसिडेंट को जाते हैं, वो प्रेसिडेंट उनको अपॉइंटमेंट लेटर देता है। तो इस क्वेश्चन में आपने ध्यान रखना, पहले तो मैंने बताया किस क्वेश्चन में आपने क्या लिखना है। मैंने पहले जो क्वेश्चन पढ़ाए उनमें बताया था कि सबसे पहले आपने क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या मांग कर रहा है, आपसे क्या चाह रहा है, क्या डिमांड कर रहा है। मैंने पहले बताया था क्वेश्चन में जो नेसेसरी चीज है वो आपने ऐड करनी है और अननेसेसरी को रिमूव करना है। मतलब क्वेश्चन आपने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट एक रिदम में लिखना है, जैसे जहां फैक्ट है, डेटा है, कोई कमेटी की रिपोर्ट है, कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, कोई आर्टिकल है, कोई अमेंडमेंट है, कोई भी है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन एआरसी की रिपोर्ट है, आपने एक एक चीज का मेंशन करना है। मतलब अननेसेसरी चीज ऐड नहीं करनी, नेसेसरी छोड़नी नहीं, जो मैं हर बार बताता हूँ। तो इसमें अगर आप आर्टिकल 324 टू 329 पार्ट, उसके बाद कब बना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना इसका काम है। ये इलेक्शन किस किस से करवाता है आपको मैंने बताया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इनके इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। और आपने इस क्वेश्चन में ये बताना, कहता है कि इसमें कहता है कि इंडियन डेमोक्रेसी की जो डिपेंड करता है क्रेडिबिलिटी,
वो इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंसी पे डिपेंड करता है। इसमें लिखा गया इंडिपेंडेंस, यदि इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र होगा, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के काम करेगा, तो वो इक्वल लेके चलेगा, चाहे रूलिंग गवर्नमेंट है चाहे अपोजिशन गवर्नमेंट है। वो बिल्कुल भी किसी भी सूरत में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। इसे मैंने बताया, न केवल इंडियन जो यूथ है, इंडियन पीपल है, उनमें एक ट्रस्ट बढ़ेगा इन द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, बल्कि दुनिया में भी एक अच्छा मैसेज जाएगा कि भारत में एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है, बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है। तो इसलिए आपने इसमें यहाँ तक यही लिखना कि इसे न केवल इंडिया में बल्कि विदेशों में भी अच्छा मैसेज जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अगर इंडिपेंडेंट होगा तो कोई भेदभाव नहीं करेगा। वो कोई भी, चाहे मैंने पहले बताया, चाहे रूलिंग गवर्नमेंट है चाहे अपोजिशन पार्टी है, उसको बराबर लेके चलेगा। मान लो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, आप सबको पता है, इंदिरा गांधी लाई थी कंसेप्ट 1971 में, जिसको हिंदी बोलते हैं आदर्श आचार संहिता। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, बहुत लंबे समय से डिमांड करते हैं डिफरेंट थिंकर से, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में केस गया कि भाई जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें इलेक्शन कमीशन जनरली जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है उसके अगेंस्ट को ज्यादा एक्शन लेता, ऐसा बहुत सारे थिंकर्स, बहुत ज्यादा लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन कुछ हद तक होता भी है। लेकिन अगर मान लो जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है इलेक्शन कमीशन का, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, बिल्कुल अगर उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, तो वो किसी भी सूरत में एक डिस्क्रिमिनेटेड वर्क नहीं करेगा, बिल्कुल एक क्लियर कट वो अपनी अकाउंटेबिलिटी समझेगा और वेलफेयर ऑफ इंडिया के लिए लोगों का जो ट्रस्ट है वो बढ़ाएगा, किसमें, डेमोक्रेसी में और इलेक्शन कमीशन में। नेक्स्ट इसमें क्या पूछा, कहता है कि क्रिटिकली एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स टू इंश्योर द ऑटोनॉमी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कहता है कि आपने आलोचनात्मक व्याख्या करनी है कि संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स टू इंश्योर द ऑटोनॉमी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कहता है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक मैटर कौन से हैं जिसे इलेक्शन कमीशन की सेफगार्ड होती है, और इंस्टीट्यूशनल फैक्टर कौन से हैं जिसे इलेक्शन कमीशन की ऑटोनॉमी बनी रहती है। क्योंकि इसमें पूछा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड टू द ऑटोनॉमी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ऑटोनॉमी मीन्स इलेक्शन कमीशन की जो स्वायत्तता है उसको बनाने के लिए कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल और कौन से इंस्टीट्यूशनल। देखिए मैं पहले बात करता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल की। आपने इसमें जो मेन बॉडी है उसमें एक तरफ लिखना कॉन्स्टिट्यूशनल, एक तरफ फिर लिखना इंस्टीट्यूशनल्स। कॉन्स्टिट्यूशनल में जैसे आर्टिकल 3 to 4 है। 3 to 4 क्या कहता है कि एक इलेक्शन कमीशन होगा और इलेक्शन कमीशन का मेन जो फंक्शन है वो टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। एक तो ये होगा कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका जिक्र आर्टिकल 3 to 4 में किया गया है। वो किसी बिना किसी भेदभाव के काम करता है, ये भी क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल। एक कॉन्स्टिट्यूशनल है ये रिमूवल प्रोसीजर, आर्टिकल 3 to 4 सेक्शन 5 में किसका जिक्र है, रिमूवल। रिमूवल में क्या है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ऐसे रिमूव किया जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को किया जाता है, और अदर 2 इलेक्शन कमिश्नर को जो रिमूव किया जाएगा ऑन द या एडवाइस ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन की एडवाइस पर प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकता है। ये भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल है।
एक तो रिमूवल प्रोसीजर, एक इसकी अपॉइंटमेंट, एक सैलरी एंड अलाउंसेज है, पॉक्स है, सैलरी है। कहते हैं कि किसी भी सूरत में एक्सेप्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी को छोड़कर किसी भी कंडीशन में जो चीफ है या अदर है, इनकी सैलरी को, इनके पॉक्स को कम नहीं किया जा सकता। ये भी क्या है, इनको रिमूव नहीं किया जा सकता। इनकी सैलरी, इनके अलाउंसेज फिक्स हैं। और इनकी अपॉइंटमेंट, जैसे कि जो अपॉइंटमेंट है आर्टिकल 3 to 4, या इनको रिमूव करना है आर्टिकल 3 to 4 सेक्शन 5, ये सब किस में जिक्र है, कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है, इसमें है, हमारे संविधान में जिक्र है। एक है इंस्टीट्यूशनल्स, इंस्टीट्यूशनल में क्या है, सेफगार्ड क्या है, जैसे देखो जो इलेक्शन कमीशन है एक इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट है, उसका खुद का अपना सचिवालय है, वो इंडिपेंडेंट है। उस पर उसके बाद है इंस्टीट्यूशनल में लाइक स्टाफ, हालांकि ज़्यादातर स्टाफ प्राइवेट होता है, वो डिफरेंट राज्यों से ही हायर करता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास पावर है कि जो अपना निजी स्टाफ है जो इलेक्शन कमीशन काम करते हैं उसकी अपॉइंटमेंट करने की खुद की पावर है, उसको मेंटेन करना है। वो भी एक है, इलेक्शन कमीशन का खुद का फाइनेंस है, उसको रेगुलेट करने के लिए, ये भी इसकी क्या है, एक इंस्टीट्यूशनल पावर है। इसलिए चाहे अपॉइंटमेंट है, चाहे उसकी सर्विस कंडीशन है, चाहे उसकी रिमूवल है, चाहे सैलरी है, चाहे सैलरी है या उसकी ओथ है, अपॉइंटमेंट है, सेक्रेटरीट है, स्टाफ है, उसका फाइनेंस सिस्टम है, ये सब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड और इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड इलेक्शन कमीशन का। यहाँ पर आपने इस क्वेश्चन में जो पूछा है, आपने ये नहीं बताना कि इलेक्शन कमीशन का काम वोट लिस्ट बनाना है, इलेक्शन कमीशन का काम किसी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस, किसी पार्टी को स्टेट पार्टी का स्टेटस देना है, इलेक्शन कमीशन बाई इलेक्शन करवाता है, जनरल इलेक्शन करवाता है आफ्टर एवरी 5 ईयर, ये नहीं लिखना। मैंने पहले बता, जो पूछा है एग्जामिनर ने वही लिखना, आपने जैसा पूछा है ऐसा ही लिखना है। तो इसमें आपने पहले मैंने बताया इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी में बताना आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कौन कौन से हैं और इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड कौन कौन से हैं, जिसे इलेक्शन कमीशन की एक ऑटोनॉमी बनी रहे। क्योंकि इलेक्शन कमीशन में जो चीफ है या अदर है, मैंने बताया चाहे रिमूवल प्रोसीजर है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है, चाहे सैलरी है, चाहे उसकी ओथ है, अपॉइंटमेंट है, क्योंकि जो उसकी ओथ अपॉइंटमेंट है उसका भी आर्टिकल 3 to 4 में जिक्र है। जैसे आर्टिकल 3 to 4 है, 3 to 4 में क्या लिखा है कि इलेक्शन कमीशन का काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। 3 to 5 में क्या है कि किसी व्यक्ति का के साथ कास्ट, रिलीजन, सेक्स के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा कि वो वोट से उसको वंचित किया जाए। और 3 to 6 में क्या है, कहता कि जिसकी एज 18 या 18 से ज्यादा हो जाए, इसमें जिक्र है अडल्ट सफरेज, वयस्क मताधिकार, तो वो उसको वोट का अधिकार है। 3 to 7 में है पार्लियामेंट, 3 to 8 में है स्टेट लेजिस्लेचर, और 3 to 9 में है जुडिशरी इंटरफेयर नहीं करेगी इलेक्शन मैटर में। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में आपने ये पॉइंट भी डालना 3 to 9, 3 to 9 इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड में, संवैधानिक जो सेफगार्ड है। क्योंकि 3 to 9 में क्या कहता है, कहता है कि जब इलेक्शन शुरू होता है या इलेक्शन की डेट घोषित हो जाती है और इलेक्शन खत्म भी हो जाता है, कहते हैं इलेक्शन के दौरान जुडिशरी कोई इंटरफेयर नहीं करती। क्योंकि वो इंटरफेयर कब करती है, जब इलेक्शन खत्म हो जाता है और उस पर कोई दोष लगता है कि इलेक्शन कमीशन इज नॉट वर्किंग वेरी वेल, या एज पर लोग काम नहीं कर रहा, या कोई करप्शन
चल रहा है या कोई गड़बड़ी चल रही है, तब कोई अगर कोर्ट में पटिशन लगाए तब कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है जुडिशियल मैटर में। तो इलेक्शन कमीशन ये भी इसलिए भी इंडिपेंडेंट है इस कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर कि जुडिशरी बेवजह से इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि जुडिशरी कब करेगी? यदि कोई इलेक्शन खत्म होने के बाद कोई पटिशन लगाता है कि यहाँ पर गड़बड़ी हुई है, तब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई एक्शन लेता है। अदरवाइज देर इज नो इंटरफेयर, सच इंटरफेयर नहीं है जुडिशरी का इन इलेक्टोरल मैटर्स, जैसा कि डिस्कस्ड इन आर्टिकल 329 में। इसमें आपने ये भी बताना। अब देखो, फिर आप इसका एक कंक्लूजन निकाल दो। आपने कंक्लूजन एग्जामिनर क्या चाहता है? कंक्लूजन कैसा होना चाहिए? कंक्लूजन ऐसा हो आपका जो पॉजिटिव हो। आपने बताना कि जो इलेक्शन कमीशन है वो एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसको देश की जो डेमोक्रेसी है उसको स्ट्रोंग बनाने का प्रयास करना चाहिए ताकि लोगों का ट्रस्ट बना रहे। उसको बिना किसी भेदभाव के काम करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। उसके बाद आप इसमें कोई वे फॉरवर्ड भी कर सकते हो। वे फॉरवर्ड में बता सकते हो कि भाई क्या सुझाव, जैसे आप सुझाव दे सकते हो इलेक्शन कमीशन में कि भाई एक तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वो लीगल होना चाहिए, एक इलेक्शन कमीशन के पास फाइनेंशियल रिसोर्स ज़्यादा होना चाहिए, उसका खुद का स्टाफ भी होना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादातर केंद्र और राज्य का जो स्टाफ है उस पर डिपेंड रहता है। तो यदि उसका खुद का स्टाफ हो, रिसोर्सेज ज़्यादा हो, उसको एक उसकी अपॉइंटमेंट बिल्कुल फेयर हो, कोई इसमें कोई भाई भतीजा नेपोटिज्म ना हो, तो इन दैट वी कैन से दैट, इसलिए अंत में कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है उसको मजबूत करने का काम करता है। ये था आपका एक क्वेश्चन रिलेटेड टू जीएस 2 से रिलेटेड।